Hello guys, welcome to the another episode of the Yogan Singh Show. Today we are having a very special guest, शिवम वर्मा जी, और जिनको मैं शिवम सर कह सकता हूँ क्योंकि भैया मैंने आपसे आपसे स्कूल में भी पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपको भैया के बारे में बताना चाहूँ तो भैया केंद्र सरकार के थिंक टैंक और हमारे देश में कई सारी पॉलिसीज जो आई उनके मेकर्स की टीम में रहे। और अभी लगातार अगर मैं सोशल वर्क की बात करूँ तो करीब करीब 10 साल से जब से मैं थोड़ा समझने चीज़ों को समझना चालू किया है, तो करीब 10 साल से मैंने उनसे ज़्यादा किसी को लगन से काम करते हुए नहीं देखा है। भैया मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। भैया मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी लाइफ वेल सेटल्ड थी, केंद्रीय विद्यालय में आप जॉब कर रहे थे, उसके बाद आप विप्रो में भी थे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने एक साथ छोड़ दी और उसके बाद सीधा ये सिर्फ सोशल वर्क। थोड़ा सा मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई अभी तक। तो वही है कि मैं विप्रो में जॉब करता था उस समय। 2007 का मैं इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। उसके बाद मैं आरटीओ में चला गया था पुणे। तो जॉब करते-करते लेकिन मैं शुरू से ही मतलब समाज में काम करना ये सब मुझे अच्छा लगता था और जॉब भी मैंने कर ही ली थी। बट देन आफ्टर मैंने राजीव दीक्षित जी को सुना, तो मैं स्वामी विवेकानंद वगैरह को पढ़ता रहता था और मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था। तो राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद मुझे लगा कि यार ये आदमी कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो देश के बारे में बताते थे, अंग्रेज़ों ने कैसे लूटा, भारत की क्या-क्या समस्याएँ हैं। तो जनरली क्या रहता है इंजीनियर्स इन समस्याओं से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो उनने जब बताया और मैंने सुना, समझा तो मेरा को लगा कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो बहुत दिनों तक क्या है एक क्यूबिक कमरे के अंदर बैठकर आप बस वही-वही कंप्यूटर पर कोड कर रहे हो, तो वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। एक बेसिक नेचर होता है, जो गीता में बोलते हैं ना स्वधर्म, तो अब मेरा स्वधर्म वो नहीं था कि मैं एक कमरे में बंद होकर कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे भी कुछ करना था, तो मुझे लगा मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो राजीव दीक्षित जी से प्रभावित होकर मैंने जॉब छोड़ दी पुणे की विप्रो की। उस समय मैं जितना कमाता था शायद मैं आज भी नहीं कमा रहा हूँ। हुँ। तो मतलब मैंने बहुत बार इस तरह के ऑफ़र्स भी छोड़े हैं उसके बाद जो मेरे को विदेश जाने के भी मिले हैं। नहीं, राजीव दीक्षित जी के बारे में तो मुझे यहाँ तक मालूम है, शायद विदिशा में मिलाने वाले आप पहले व्यक्ति थे। हाँ, हम लोगों ने उस समय भारत स्वाभिमान के थ्रू राजीव दीक्षित जी का व्याख्यान विदिशा में करवाया था। तो एक पूरी टीम थी उस समय, अब कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। तो हम लोगों ने विदिशा में उनका व्याख्यान करवाया था। उसके बाद देश भर में भी जब वो घूमते थे तो कई जगह हम उनसे जुड़े रहते थे और यूथ को भी हम लोग भी जाकर फिर इंस्पायर करते थे, खादी पहनते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम करने को बोलते थे, स्वदेशी का प्रचार करते थे। तो हमें उनमें एक उम्मीद दिखाई देती थी कि राजीव भाई मतलब कहते हैं ना कि एक आज सबसे अच्छी बात है आज हम गुरु पूर्णिमा पर ये हाँ, गुरु शूट पूर्णिमा कर पे। रहे हैं। तो जैसे तूने बोला कि मैं मुझे तुम लोग इंस्पायर करते हो, गुरु की तरह देखते हो। तो मैं राजीव दीक्षित जी से मतलब प्रभावित था, वो गुरु की तरह थे। क्योंकि एक चीज़ मैंने उनमें देखी थी कि उनकी कथनी-करनी में अंतर नहीं था। कि कई लोग क्या है हाँ, बड़े-बड़े भाषण दे देते हैं, बातें बोल देते हैं, लेकिन उनके खुद के जीवन में वो चीज़ें नहीं होती। तो उस आदमी के जीवन में वो चीज़ थी। अगर वो बोल रहा है कि खादी की बात कर रहा है, तो वो खादी पहन रहे हैं। अगर वो हाँ, पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, तो वो 2 कुर्ते में पूरा जीवन बिता रहे हैं। उसको ही फट फट गया तो सिल के और वो मतलब एलोपैथी से बहुत दूर हैं। हुँ। तो वो आदमी ना प्रभावित करता है जिसकी कथनी-करनी सेम होती है। तो उनसे हम इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि मैं अकेला नहीं था, लाखों युवा भारत लेकिन स्वाभिमान तो जब फिर ब बना नहीं, आपने अभी जो बोला एलोपैथी, तो उनकी जो भी मौत हुई, हत्या हुई और बहुत सारी चीज़ें देखो बहुत कॉन्स्पिरेसी है बहुत बड़ी। हाँ, लेकिन एलोपैथी के जो माफ़िया था उसका बहुत बड़ा हाथ रहा उसमें, ऐसा कहा जाता है। बोलते हैं कि उनने एलोपैथी का बहुत सारा बिज़नेस इंडिया में कम कर दिया था और रामदेव जी का जो पतंजलि बना, दवाइयाँ बिकना शुरू मतलब स्वदेशी की बात ऐसा नहीं है राजीव दीक्षित पहली बार कर रहे थे, गांधी जी ने करी, तिलक ने करी, बहुत सारे और भी संगठन करते हैं। लेकिन इस आदमी ने ना विकल्प भी दिया। हुँ। मतलब भारत स्वाभिमान एक जगह पर प्रमोशन ऑफ स्वदेशी कर रहा था, वो सिखा रहा था। दूसरी जगह पर क्या है कि लोगों ने जब ये बोलना शुरू करा कि इसका विकल्प क्या है विदेशी का, तो पतंजलि ने विकल्प भी देना शुरू करे। हाँ। तो वो चीज़ें दोनों कर रहे थे, तो उससे पेप्सी, कोका कोला का भी बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका के बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर और अदर सेक्टर्स का नुकसान हुआ। फिर उसके बाद क्या है कि इनने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, तो बहुत सारे केमिकल बनाने वाली कंपनियों का भी नुकसान हुआ। फार्मा इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हुआ क्योंकि लोग योग से ठीक होने लगे। तो पीछे तो उनके बहुत लोग पड़े थे। फिर वो राजनीति में भी काला धन लाने की बात करने लगे थे, भ्रष्टाचार हटाने की। ये जो लोग सुनते हैं केजरीवाल आंदोलन ये सब बाद में हुआ है।
इसके पहले का जी। फिनोमेना राजीव दीक्षित है जो बहुत लोगों को अभी पता नहीं है, कि राजीव दीक्षित जी ने असल में करोड़ों युवाओं को इकट्ठा किया था। वो फिनोमेना बाद में कन्वर्ट होता है केजरीवाल आंदोलन में, क्योंकि राजीव जी की डेथ हो जाती है। फिर वो जब अन्ना आंदोलन भी फेल होता है, तो वो फिनोमेना कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन में जाता है और वोट डलता है और वोट से कांग्रेस वोट आउट होके जाती है। बहुत लोगों को ये पूरा एक क्रोनोलॉजी नहीं पता कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, राजीव दीक्षित एफआईआर जी की राजीव मैं भाई ने वीडियो करवाई। अगर आज भी देखता हूँ तो उनके जो घरेलू नुक्स कह हाँ, सकते हैं आप, जो घरेलू जो उपाय बता देते थे वो बहुत इजीली होते थे, और वो बहुत चीज़ सारी ईज़ी। हमारे घर में अवेलेबल हुँ, होती है। हुँ। अच्छा, वही है भारतीय ऋषि परंपरा जो है, ज्ञान परंपरा जो है, ये सदियों से भारत में था। लेकिन क्या है कि कुछ आक्रांता आए जिन्होंने हमको भ्रमित कर दिया, तो वो चला गया। अब कुछ लोग वापस से जीवित होते हैं, मतलब हर काल में ऐसे लोग आते हुँ। हैं, जो वापस से उसको पुनर्स्थापित कर देते हैं। तो उनने वही बातें बोली जो अष्टांग हृदयम में है या फिर चरक संहिता में है। तो वही बातें उनने वापस से पुनर्स्थापित करी, लोगों ने उसको फ़ॉलो किया। ऋषियों द्वारा टेस्टेड थी चीज़ें, तो वो ठीक होने लगे। लोगों ने फिर भरोसा करना शुरू किया कि यार एलोपैथी के तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये चीज़ें ठीक कर रही हैं। कोई भी किसी की बात पे अंधविश्वास तो करता हुँ। नहीं है, जब वो ठीक हुए तो भरोसा हुआ। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली किसी ने अब जो भी हुआ उनके साथ, अब हम कह नहीं सकते हुँ। क्योंकि ऑफ़िशियल वर्ज़न ये है कि हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अनऑफ़िशियल वर्ज़न्स में कई सारे हैं कि किसी ने ज़हर दे दिया, बॉडी नीली पड़ गई थी, वो सब है, लेकिन अब तक कोई वो तो कातिल पकड़ा नहीं वो गया है, तो तो हम कॉन्स्पिरेसी वैसी ही हो गई है कॉन्स्पिरेसी जैसी काफ़ी लाल ने बहादुर शास्त्री की नेताजी जैसी डेथ। भी आप कह सकते हैं। हाँ, जो नितिन मोर्सेस धर जी आए, हाँ, मैं नितिन धर अनुज जी से धर जी। बढ़िया याद आया, अनिल धर जी हाँ, सॉरी। मैं स्वदेशी और स्वाभिमानी में साथ बहुत लंबे समय तक काम किया, और शायद वो मुझसे पहले से भी चल रहा था वो हाँ, कार्यक्रम। तो वो तो था, लेकिन स्वदेशी युवा स्वाभिमान एसवाईएस के बाद जो इंडिक क्लब मैंने जॉइन किया था, इंडिक विदिशा, वी हैव हाँ, स्टार्टेड देयर। हाँ, तो वो मेरी लाइफ के लर्निंग फेज़ का सबसे अच्छा फेज़ रहा, मुझे जो लगता है। क्योंकि आप एक ऑथर भी हैं, तो वी हुँ। कैन डिस्कस अबाउट इट। आपकी किताब का नाम भैया आप बताएँ तो अपना ज़रा? भारत और विदेशी ब्रह्मचार। ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है। हाँ, उसमें सुरुचि प्रकाशन की दिल्ली की है, तो उसपे भी मिल जाएगी। तो अगर मैं आपसे इस बात में बात करूँ तो मुझे ऐसे राइटर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है इंडिक से। उसके पीछे आपका माइंडसेट क्या था कि इंडिक विदिशा के अंदर लाना है? मेरा माइंडसेट ये था कि मैं काफ़ी बड़े-बड़े शहरों में रहा, जैसे विप्रो बताया अभी, तो विप्रो में मैं पुणे में रहा, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट में मैं कम्युनिटी मीडिया पढ़ा तो मुंबई रहा, मुंबई के बाद दिल्ली में पॉलिसी मेकिंग में थिंक टैंक में रहा, बैंगलोर में भी मैं कुछ समय था। तो इतने बड़े-बड़े शहरों में रहने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमारे जो टायर 2 सिटीज़ हैं, यहाँ के युवा जो है बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी है, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सपोज़र नहीं मिल पाता। जैसे स्टडी सर्कल हैं, यूथ क्लब्स हैं, हेरिटेज वॉक्स हैं, ये सब चीज़ें नहीं चल रही थी 2011 में या उस समय। वो तो आज तो भी नहीं चलेंगे, आप नहीं चलाएँगे हाँ, तो। तो मैंने जो चीज़ें वहाँ सीखी थी दिल्ली में 15 में, तो मैंने वापस आकर पहले हम 2011 से स्वदेशी का तो काम कर ही रहे थे हाँ। विदिशा में। गरीब बच्चों को पढ़ाना, बस्ती में पढ़ाना, स्टडी सर्कल चलाना, हेरिटेज वॉक भी हम लोगों ने किए हैं। तो 15 के बाद से मैंने इस तरह के राइटर्स को भी बुलाना शुरू किया कि क्या है कि जब पढ़े-लिखे लोग शहर में आएँगे, अलग-अलग विचारों के लोग आएँगे जिनने पुस्तकें लिखी हैं और वो यूथ से इंटरैक्ट करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं, हाँ, पहली तो राइटर वो मानुषी सीखेंगे। सिन्हा रावल आई, हाँ, सैफरन सॉल्ट जिन्होंने लिखी हुई है। वही सबसे जैसे हमने पहले राइटर वो मानुषी सिन्हा रावल जी को बुलाया। मानुषी सिन्हा जी आई जिनने सैफरन सॉर्ड्स लिखी है, नीलेश ओक जी आए, अभी वो बहुत पॉपुलर भी हैं। हुँ। नीलेश जी ने रामायण महाभारत की रेटिंग की है। एंटीक्विटी ऑफ इंडियन हाँ, सिविलाइजेशन। उन्होंने हमारे यहाँ आकर व्याख्यान दिया, बहुत अच्छे से सबको बताया। अनुज धर जी आए जिन्होंने हमको सुभाष चंद्र बोस कॉन्स्पिरेसी, की द बोस। डेथ मिस्ट्री पर बताया। आर वैद्यनाथन जी आए जो सर, वन ऑफ द हाँ, बेस्ट हाँ, इंटरेक्शन आई हैव इन माय एंटायर लाइफ हाँ, सर। और जितनी अच्छी मैंने वो बुक पढ़ी, क्या नॉन फिक्शन पढ़ना लोगों को कम पसंद होता है, हाँ। लेकिन नॉन फिक्शन में कास्ट एज़ अ सोशल कैपिटल, कास्ट एज़ ए सोशल कैपिटल ब्रह्मास्त्र है। बहुत अच्छी है। कास्ट बेस की लड़ाई खत्म कर दी है उसने। जनरली समाज जो है ना वो जातियों को गाली दे रहा है, जाति हाँ। खत्म कर देनी चाहिए, जाति बुरी होती है, जाति उनने अपनी पुस्तक में बताया कि जातियाँ क्यों इम्पोर्टेंट है। वो किस तरह से भारत का समाज जातियों पर टिका हुआ, पूरी इकोनॉमी जातियों पर टिकी हुई थी। पूरा हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो जातियों, तो वो वो बहुत जात अच्छी और यहाँ पुस्तक है। हमारा जाति से मतलब ये नहीं कि जातिगत भेदभाव, जाति से मतलब कि उसे काम। हाँ, मतलब जातिगत भेदभाव तो हर जगह पर बुरा ही है। लेकिन जाति बुरी नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले समाज में अगर कोई आपके काम आता है तो आपकी जाति वाले आते हैं। हुँ। इवन जो लोग आंदोलन भी कर रहे हैं जाति वाले, वो भी जाति के इकट्ठा करके ही कर रहे हैं। तो जाति बुरी होती तो आपका सपोर्ट सिस्टम वो नहीं होता। अच्छा, हाँ। भारत भी इसीलिए बचा
यदि कोई एक जैसे लोग होते, उन पर हमला होता तो वो खत्म हो जाते। लेकिन एक जाति के लोगों को मारते, दूसरी जाति का समूह इकट्ठा होके लड़ने लगता था। उसको खत्म करते, तीसरा खड़ा हो जाता था। तो भारत की शक्ति ही ये है, हमारी हाँ, डाइवर्सिटी। चीज़ वही चली, चंदेरी में इधर चंदेरी लड़ रहे थे, उधर हाँ, राठौड़ लड़ रहे तो थे। उनको समझ ही नहीं आया, जो हाँ, इन्वेडर्स थे वो जिस देश में जाते थे, राजा मार देते थे शतरंज हाँ, जैसे। राजा मरा, पूरी प्रजा उनके चरणों में। हुँ। यहाँ इनको समझ ही नहीं आया कि यार ये क्या हो रहा है? एक को या मारो, दूसरे 10 खड़े हो जाते हैं। अलग-अलग ग्रुप बन जा रहे हैं उनके। तो हमारी ताकत भी वो जाति की शक्ति है। ए, लेकिन भैया कॉन्सेप्ट आया कि हमने एक चीज़ और की, अभी ये जाति वाली बात निकली कि हम लोग जा रहे हैं, दिवाली जा रहे हैं, होली जा रहे हैं। जो रैग पिकर्स थे, हुँ, जो हमारी जतरापुरा की बस्ती है, उसने हमें लगातार समय दिया। हमने उनके साथ हर त्योहार भी मनाया। हाँ। त्योहार गए, हम दिवाली पे गए, उनको हमारे पास जो कपड़े थे, हमने वो कपड़े दिए, पटाखे दिए, मिठाइयाँ दी। आपके मार्गदर्शन में सारी चीज़ें की। हुँ। और मुझे यहाँ तक मालूम चला कि आपने सबके डॉक्यूमेंट्स बना के सबके पक्के मकान भी करवाए। नहीं, कई नहीं, लोगों तक ये बात नहीं पहुँचती, मेरा काम है लोगों तक उस बात को पहुँचाना। बहुत सारे लोगों का रोल था। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं कि फूल तो दिख गए, वो धागा दिखना भी ज़रूरी है। तो वही चीज़, वो बस्ती पर्टिकुलर आपने वही बस्ती क्यों चुनी? एक्चुअली हमने वो बस्ती नहीं चुनी थी, जब हम तुम लोगों से जुड़े तब वो उस बस्ती में जा चुके थे। हाँ, 2011 में जब हमने स्वदेशी युवा स्वाभिमान शुरू किया, तब ये सारे बच्चे रेलवे स्टेशन के पीछे, राघव जी के घर के उस साइड सिटी सेंटर है ना, उसके हाँ, पीछे एक कचड़े की गंदगी में रहते थे। तो हमने वहाँ शुरुआत ऐसे की थी कि पहली बार हम इन्हें खाना बाँटने गए थे। तो जब हम इन्हें खाना बाँटने गए, तो वहाँ पर हम लोगों के ग्रुप ने ही डिसाइड किया कि यार एक दिन खाना बाँट के क्या कर लोगे? ये तो हर कोई हाँ, बाँटता रहता है। ये तो तुम उन्हें भिखारी बना रहे हो। हुँ, तो हमने कहा कि यार बात तो सही है, क्या करें? तो बोले किस तरीके से समाज उठ सकता है? फिर वो चर्चाएँ हुई, फिर उसमें से निकल कर आया शिक्षा। तो अब ये स्कूल तो जा नहीं रहे थे और उनके पेरेंट्स शराब पी रहे थे, फिर वो पीकर फेंक देते थे, बच्चा पी लेता था, सट्टा, चोरी तो बहुत चीज़ें। तो हमने फिर वहाँ उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हमने कंटिन्यूअस बरसात में, उसमें उसमें अच्छा ये त्योहार जो मनाना है ना, ये भी कैसे शुरू हुआ कि वो बच्चे थे ना, उन पर कोई भरोसा नहीं करता था, लोगों को लगता था ये चोर हैं। हुँ, तो एक बार वो किसी झाँकी में चले गए गणेश जी की। अच्छा ये मराठी परिवार थे जो विस्थापित हुए हैं विदर्भ से। हुँ, तो उन झाँकी वालों ने उनको मार-पीट के भगा दिया कि तुम चोरी कर रहे हो। तो हमने गया तो वो रो रहे थे, कहने लगे भैया हम चोरी करने नहीं गए थे, हम तो गणेश जी को मानते हैं, तो पूजा हुँ, कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये बात तो सही है लेकिन तुमको भगा दिया। तो अब मैं झाँकी वालों से तो बोल नहीं सकता कि इनको लो, हुँ, क्योंकि झाँकी उनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसमें लो। वो मैं क्यों किसी और को इन्वॉल्व करवाऊँ। तो मैंने कहा यार तुम अपनी झाँकी लगा लो, तो बोले हम पे पैसे नहीं है। तो अब पैसे उस समय हम पे भी नहीं थे। तो हमने कहा यार पैसे नहीं है तो क्या भावना तो है? तो बोले हाँ है, तो मैंने कहा चलो लगाते हैं। तो उनकी पास पुरानी नई साड़ियाँ थी कुछ, तो उनने डंडे गाड़े, बल्लियाँ गाड़ी, साड़ियाँ बाँधी, छोटी-छोटी सी मूर्तियों में कुछ हमने सपोर्ट करा, कुछ उनने मिट्टी से गणेश जी बनाए, उसमें पुताई करी। हमने कुछ शीट्स दे दी, उसमें गणेश जी बनाए, हमने ड्राइंग बनाई, वो सब लटका दिए। बहुत सुंदर सी झाँकियाँ उनने 2 लगाई और उन्होंने गणेश जी बिठा दिए। अब जब एक बार बैठ गए तो वो कंटिन्यू 11, 12, 15 साल से बैठ रहे हैं। तो वहाँ से उनके त्योहार मनाने की शुरुआत हुई। अब अनफॉर्च्यूनेटली क्या हुआ कि एक बार कोई एक अब मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन किसी लोगों ने उनकी शिकायत कर दी कि ये तो चोरी करते हैं। अच्छा वो करते क्या थे वहाँ पर रैक भराती थी गेहूँ की हुँ, ट्रेनों में। हुँ, तो ट्रेनों में जो रैक भराती थी, तो ये क्या करते थे कि जो जैसे गेहूँ चढ़ रहा है ना, तो वो जो गेहूँ ज़मीन पे गिर जाता है, वो उस उठा लेते गेहूँ थे। को उठा के बीन के रोटी बनाते थे, तो गरीब थे। तो उसका इल्ज़ाम लगा दिया चोरी करते हैं, हुँ, इनके कारण कॉलोनी में गंदगी हो रही है, वो किसी ने शिकायत कर दी, पत्रकारों ने छाप दिया। छाप दिया तो इन लोगों को सरकार ने वहाँ से उठाकर विस्थापित कर दिया वहाँ लक्ष्मी नगर में। हुँ, जो अपनी वो कॉलोनी है ना जतरापुरा के आगे हाँ, जाकर। तो बेचारों को इतनी दूर फेंका अच्छा तब तक हम इनके स्कूल में एडमिशन करवा चुके थे, इन बच्चों को पढ़ा चुके थे 1 डेढ़ 2 साल। तो अब वो सारे का स्कूल में एडमिशन हो गया लेकिन उसके बाद अब स्कूल से भी एडमिशन हटा क्योंकि वो पैदल इतनी दूर से कैसे आएँ 7-8 किलोमीटर से। तो वो वहाँ चले गए, दूर चले गए। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि हम वहाँ भी जाएँगे। तो फिर हम लक्ष्मी नगर जाने लगे कंटिन्यू तो वहाँ से वो बस्ती आई, वरना वो हमारे बच्चे वहाँ चले गए। अच्छा वो वहाँ जहाँ पर उनको बस्ती दी, वहाँ पहले से भी और गरीब बच्चे रहते थे। अच्छा। तो हमारे अब वो वाले तो थे ही जिनको हम पढ़ा रहे थे, उसके अलावा दूसरे भी मिल गए और फिर वहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं, शुरू हो वहाँ गई। तो लगभग-लगभग 3-4 साल मैं भी गया ना भैया अपने हाँ, ग्रेजुएशन तो टाइम पे। बहुत साल हो गए हैं। तुम हाँ, लोगों को ही मुझसे जुड़े 10 साल हो गए हैं, उससे पहले का वो है। हाँ, लक्ष्य हाँ, तो तुम लोग कंटिन्यू जाते हो हर साल हम दिवाली, होली, राखी ये सब करते ही हैं उनके संग। एक चीज़ और थी बीच में कुछ लोग उन्हें कन्वर्ट करने आ गए थे। हाँ, वो यही कन्वर्सन वाली कोशिश मैं पूछ तो रहा था कोशिशें आपसे। हो रही थी तो हम लोगों को भी लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है।
हुँ। तो फिर हमने और त्योहार मनाना शुरू करे तो फिर वो कन्वर्जन रुक गया। अभी ऐसा सरपंच वहाँ का कन्वर्ट हो गया था, रीज़न ये था। हो गया था, एक परिवार उसने कुछ करे थे लेकिन वो वापस हम लोग ले आए। तो अभी वैसा कुछ है नहीं, वो तभी से हमने वहाँ मंदिर भी है हाँ, और वो मंदिर आपने वहाँ मंदिर निर्माण मंदिर, कराया, उसकी हाँ। स्टोरी भी थोड़ी-सी वैसी है। मतलब उनको पहले तो हम लोग वहीं पूजा करवाते थे, लक्ष्मी जी के फ़ोटो दे रखे थे, जो वो घर में रखते हैं, हुँ, चिपकाते थे। कुछ-कुछ चीज़ें उनके पास पहले से थी जो पूजा की, गीता हम लोगों ने कई बार उनको दी। फिर हम लोग योग सिखाते थे, तो हम लोगों ने सिखाया है हुँ, कई बार। तो फिर उनको धीरे-धीरे बताया कि तुम्हारा धर्म भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि अच्छा, हम कोई वैसी धार्मिक लड़ाई नहीं करवाना चाहते, लेकिन हम नहीं चाहते कि जो व्यक्ति का जो धर्म है नो उसको कोई और आके लालच दे के परिवर्तित करे। स्वेच्छा से तो वो हो नहीं रहे थे। तो हम लोगों ने फिर उनको समझाया तो वो लोग हुए, फिर उन्होंने खुद ही वो मंदिर वहाँ पर डेवलप किया एक शिव जी का, कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की, अभी भी उसकी छत बाकी है। तो लेकिन अभी उनके मन में इतना है कि वो पूरे अब कन्वर्ज़न की तरफ नहीं जा रहे हैं और थैंक्स टू पीएम मोदी के उनको पक्के पीएम आवास भी मिल गए। पहले झुग्गियाँ होती थी, बरसात में भर जाती थी, हाँ, डूब जाती थी, तो प्रधानमंत्री आवास और वो चीज़ें भी उन्हें मिली। इसके अलावा अब चीज़ भैया पॉलिसी मेकिंग पे आता हूँ मैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछना चाहिए मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग हुँ, कि बेसिक स्टेप्स क्या हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि आप पॉलिसी कोई बना रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग हो रही है, तो उसमें आपको ख़्याल रखना है ओवरऑल चाहे मध्य प्रदेश के लिए आप कहते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश का, हाँ। इंडिया के लिए कहते हैं पूरे इंडिया। तो सर पीछे बेसिक लॉजिक क्या होता है कि पॉलिसी मेकिंग क्यों होनी चाहिए? एक्चुअली अगर कोई पीएचडी करे या रिसर्च शोध कार्य जिसे बोलते हैं वो करे तो सेम ही पॉलिसी भी होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। आप सबसे पहले ढूँढते हो कि किस समस्या पर आप काम करोगे। क्या समाज में कमी है या क्या आप बेहतर करना चाहते हो? अब आपको कमी समझ में आ गई, तो फिर आप रिसर्च करते हो कि ये कमी क्यों है? तो फिर आप आइडेंटिफाई करते हो गैप्स के इतने सालों में ये चीज़ नहीं हुई या इस कारण से ये कमी है। अब उस कमी को दूर कर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आप काम शुरू करते हो। तो उसके भी कई स्टेप्स होते हैं। पहले आप ये देखते हो कि पहले से दुनिया में या किसी राज्य में ये काम हो चुका है क्या? अगर हो चुका है तो उसको रेप्लिकेट कर लो। फिर आप वो देखते हो चुके वाले इकट्ठे करते हो। फिर अगर वो हो गए तो फिर ये देखते हो कि वो हमारे यहाँ एप्लीकेबल है क्या? जैसे एक जगह रेत है, एक जगह पानी है, तो 2 जगह की चीज़ें एक जैसी नहीं होती। तो आपके यहाँ पर वो वाला फ़ॉर्मूला चलेगा क्या जो दूसरे ने चलाया? तो फिर ये सब देखने के बाद फिर आप एक निष्कर्ष पर आते हो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि वो समस्या का सॉल्यूशन कहीं हुआ ही नहीं है। अब आपके ऊपर बारी आती है कि ज़ीरो से सोचो कि यार ये समस्या है। अब आपको कैसे किसी पॉलिटिक्स में कैसा होता है कि एक नेता आपको आके बता देते हैं कि ये समस्या है। हुँ, मुझे सॉल्व करनी है, अब तुम लोग इंटेलेक्चुअल हो, मुझे नहीं पता, तुम बताओ ढूँढ के कि क्या हल है। तो फिर वो रिसर्च करना पड़ता है, ढूँढना पड़ता है, सोचना पड़ता है। फिर उस पर हमें कोई आंसर मिलता है कि यार ये ऐसे हो सकता है। फिर उसकी ड्राफ्टिंग होती है। अच्छा, ड्राफ्टिंग की भी लैंग्वेज फिर वैसी रखनी पड़ती है कि डूएबल है, फंड कितना अवेलेबल है, कौन करेगा इसको, स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का है, मिनिस्ट्री लेवल का है, कलेक्टर लेवल का है, नगर पालिका, सरपंच, बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो फिर उसको ड्राफ्ट करके आप पॉलिसी को देते हो। अब उसके बाद फिर हमारे हाथ से चीज़ चली जाती है, जहाँ तक मैं आया हूँ। मैं अगर विधायक सांसद होता तो फिर मैं वो मेरे हाथ में इम्प्लीमेंट कंडीशन होती, हाँ। कलेक्टर होता ये। लेकिन अभी हमारे हाथ से वो चली जाती है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में और पॉलिटिशियंस के हाथ में संसद में। उसके बाद फिर वो तय करते हैं इस पर कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इम्प्लीमेंट। अगर उनको ठीक लगती है तो वो करते हैं। अरे सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू इन हुँ। बिटवीन। मेजर डिफरेंस क्या है कि कंट्री और स्टेट के लिए पॉलिसी बनाना और किसी पार्टी के लिए पॉलिसी बनाना, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है? पार्टी के लिए पार्टी देख वैसा ही है जैसे आप अपने बारे में सोचते हो या हुँ, कंपनी के बारे में। मतलब क्या है कि जैसे पार्टी है तो अच्छा, वो कंपनी का भी होता है, जैसे हुँ, कंपनी भी पॉलिसी मेकिंग करती है, वो उनकी पर्टिकुलर कंपनी के लिए हुँ, पॉलिसी मेकिंग होती है। पार्टी के लिए पॉलिसी मेकिंग करना मतलब पार्टी की पॉलिसीज़ बनाना। जैसे किसी संगठन है, उस संगठन कैसे अच्छे से चलेगा, वो संगठन कैसे बढ़ेगा, कैसे अगर जैसे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कर रहे हो, तो वो पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी, उसका मैनिफेस्टो कैसा बनना चाहिए, जनता को क्या समस्याएँ हैं, जो नीति अगर वो सत्ता में है, तो वो नीतियाँ जो चल रही हैं, वो सही से इम्प्लीमेंट है या नहीं है। अगर वो विपक्ष में है तो दूसरी पार्टी यदि वैसा कर रही है तो उसका विरोध कर सकते हैं। तो उस तरह से पॉलिसी मेकिंग पार्टी के लिए स्पेशल होती है। और यदि आप सरकार के लिए करते हो तो फिर आप बिल्स बना रहे होते हो जो जनता के लिए डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं। तो वो सीधे जनता में जाते हैं। तो ये तो अलग-अलग चीज़ें हैं। जिसके लिए पॉलिसी बनाते हो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनती है। कंपनी के लिए बनाते हो तो फिर कंपनी की बनती है। मैं लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम अवार्ड्स की बात भी बहुत ज़्यादा करते हैं हुँ, कि ये अवार्ड मिल रहा है, वो अवार्ड मतलब ऐसा है कि जिन्होंने काम नहीं किया उन्हें अवार्ड्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। इसी मैं सोशल वर्क के टर्म्स में नहीं, इसमें आपको बोलना पड़ेगा। मैं जानता हूँ थोड़ा विवादित है क्वेश्चन,
मैं कब करता हूँ अवार्ड्स की बातें। नहीं, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि डिज़र्विंग कैंडिडेट तक बात नहीं पहुँच रही है ना। नहीं देख, ऐसा है कि दुनिया में हम बात करें या कोई भी करे, हुँ, अवार्ड्स हमेशा जो दे रहा है ना उसके ऊपर निर्भर करता है ना? तो कोई एक व्यक्ति है, उसने तय किया है कि उसको अवार्ड देना है, हुँ, उसका पैसा है, उसकी फंडिंग है, उसके अवार्ड हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो फेयरली दे देगा? हुँ। और हर आदमी के सोचने का तरीका अलग है। किसी को कम्युनिस्ट पसंद है, किसी को राइट विंग पसंद है, किसी को लेफ्ट विंग, किसी को सेंटर विंग, किसी को इस्लामिस्ट, किसी को प्रो कुछ। तो वो अपने-अपने हिसाब से जो उनका एजेंडा होता है, उसके हिसाब से वो अवार्ड देते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पर भी वैसा होता है, मैग्सेसे में, नोबेल में वैसा होता है। ट्रम्प भी तो कई माँग रहा है मुझे नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। हाँ, मतलब आप देख सकते हो कि ओबामा को मिला, हाँ, ठीक है? उसके बाद ओबामा ने अटैक किए कंट्रीज़ पे, हुँ, तो वहाँ पर ब्लड वगैरह बहा, लेकिन उसको पीस प्राइज़ है। महात्मा गांधी को पीस प्राइज़ नहीं मिला है। हाँ, तो जिनके बारे में लोग बोलते हैं कि वो बहुत उनके चेलों को, नेल्सन मंडेला जैसों को बहुत हुँ, सारों को मिला है। लेकिन मतलब वो है, आप देश में भी कई लोग देखोगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण पहले नहीं मिलते थे, आजकल मिलना हुँ। शुरू हो गए हैं। तो अवार्ड का तो ऐसा है कि जो लेकिन धन देता समहाउ है। भैया इन माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, विदिशा के अंदर तो हमारे हिसाब से कोई अवार्ड डिज़र्व करता है तो आप करते हैं। क्योंकि इन जनरल नहीं, हमने सोशल ऐसा में नहीं है। नहीं, जनरली हमने आपको सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन हमने आपको फील्ड पे देखा हुआ है। फील्ड पर बहुत कम लोगों ने देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे राजनीति में आने के बाद जानना शुरू किया। हाँ, ये बात उसके भी है। पहले का जो 10 सालों का सोशल वर्क का था, वो तुम लोग या मेरे स्टूडेंट वो लोग जानते। हुँ। अधिकतर को लगता है कि मैं दिल्ली गया, दिल्ली से आया और हाँ, लोगों को यही आके लगता है नेता कि बन दिल्ली गया। भैया या आप दिल्ली में थे थिंक टैंक में सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट की, उसके बाद आप स्टेट के रिसर्च एंड पॉलिसी हेड बन के आ गए। एग्ज़ैक्टली उनको लगता है और वो उस रास्ते को अपनाने की कोशिश हाँ, करते हैं कि नहीं हम भी एक ऐसे जनरल कर ये भी देंगे। है ना भैया, फिर आपके साथ अभी जो नया यूथ जुड़ रहा है, हाँ, सॉरी फॉर सेइंग दिस, हुँ, उसके पॉलिटिकल फेवर्स हैं आपसे। इट्स तो मतलब इन जनरल वो पार्ट ऑफ द गेम। पहली मंशा वो यही लेके आता है कि मैं हाँ, जुड़ जाता हूँ, क्या मालूम मेरा कुछ काम हो जाए। उनको कौन बताए कि ये वो व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा, यहाँ आपको सेवा करनी है तो आप आ सकते हैं। ठीक है। इन पर्सन सेवा नहीं, देश की सेवा करनी है क्या तो आप है, आ कई सकते हैं। बार हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे गलत भाव से जुड़े, मगर वो आपके व्यवहार को देखकर सुधर जाता है। हाँ, वो कई भी बार ऐसा उसके मन में भी वो भावनाएँ देश हुँ, जैसे हम लोगों का जो यूथ के साथ काम करने का मोटिव था, वो शुरू से यही था। तूने देखा होगा हमारे साथ कई लोग आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, आते फिर हैं नए फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। क्योंकि लेकिन जॉब्स लग जाती हैं, यूथ को लेकिन रिटेन करना टफ। 1-2 रुक जाते हैं, 2 रुक नहीं, जाते जो हैं। चले भी गए ना, वो भी उनके मुझे कनेक्टेड है। फ़ोन आते हैं हाँ, कि कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई, पुणे, वो कहते हैं भैया हम यहाँ के गरीब तो बच्चों को पढ़ाना वन ऑफ द शुरू। बेस्ट एग्ज़ाम्पल रॉबिन भैया। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग हाँ, हैं, जो मतलब जाने के बाद भी अलग-अलग जगहों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हुँ, और वो कहते हैं कि हमारी इंस्पिरेशन वो है जो आपके साथ शुरू में हमने बस्ती में किया। मतलब 1-2 लोग मेरे ऐसे भी हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो बहुत एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, करोड़पति हैं और वो लोग भी अभी मिलते हैं, तो भैया आपने उस समय वो किया, हम अरे लोग आप उस वो समय पर। भैया है ना, वो नाम याद है हाँ, थोड़ा हेल्दी-हेल्दी से ही इज़ वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया हाँ, रिसेंटली। और भी हैं मतलब हाँ, वो बहुत मुझे अभी सारे हैं। परसों मिले हुए थे, वो बता रहे थे, "और योगेन कैसे हो?" मैंने कहा, "भैया मैं बढ़िया हूँ।" बोला, "कब?" बोला, "परसों ही ऑस्ट्रेलिया से आया।" वो मतलब उनके हाँ। कुछ पर्सनल रीज़न से आए हुए थे, लेकिन वो उन्होंने भी मेरे साथ उतनी शिद्दत से काम किया हुआ है। दिस इज़ व्हाट मतलब क्या है कि कोई नहीं जानता कि आप मतलब हो सकता है वो वैसे ही बात है जैसे अंगुलीमाल वाला एक प्रश्न है या हुँ, जो इनका भी प्रश्न है। हमारे ऋषि परंपरा में वैसा कई है हुँ, कि बहुत सारे लोग किसी के पास जाते हैं, उनका उस समय उद्देश्य कुछ और होता है, लेकिन उस व्यक्ति से मिलकर वो बदल जाते हैं। तो सवाल ये है कि मैं उनसे मिलकर उनके जैसा हो जाता हूँ या वो मुझसे मिलकर नहीं आप मेरे जैसे हो वो जाते है ना भैया गुरु गोविंद को ही खड़े काग लागू पाए, बलिहारी गुरु हैं। आपने गोविंद युत तो आपने हमारा नज़रिया चेंज किया इस चीज़ पहले मेरा भी ऐसा नज़रिया था मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ फिर लेकिन धीरे-धीरे जाके वो चीज़ें मुझे भी समझ आई कि नहीं आई हैव टू डू दैट हमने ट्राइबल हॉस्टल भी किया ना इसी बीच में। ट्राइबल हॉस्टल में हमने काम हाँ, किया, गरीब बच्चों का तो हमने किया ही, हमने स्टडी सर्कल चलाए, हुँ, हमने बहुत सा और बुक हमने क्लब फ्री चलाया में हमने, किया, यूथ क्लब, हाँ, बुक यूथ क्लब क्लब, चलाया, बहुत सारे लोगों से मॉक पहले पार्लियामेंट चलाए, चलाए हमने। मॉक पार्लियामेंट हमने किए। अच्छा ये चीज़ें नहीं पता है लोगों को क्योंकि हाँ, उनको लगता है कि ये पॉलिटिक्स में आने के बाद ये सब पॉलिटिक्स में आने से मेरा उल्टा नुकसान हुआ, मैंने हाँ, ये सब चीज़ें मेरी छूट गई। हाँ, मतलब मेरे वो सारे लोग जो मुझसे बिना किसी उसके जुड़े थे, उनको लगने लगा यार ये राजनीतिक हो गए हुँ। और बहुत सारे यूथ को लगने लगा कि यार ये तो पॉलिटिक्स के लिए होने लगा। कई लोगों का तो ये कहना हुआ कि हाँ, भैया ने हमारा यूज़ कर लिया पॉलिटिक्स के लिए। एग्ज़ैक्टली तो दिस इज़ व्हाट अब अच्छा मैं नौकरी नहीं कर रहा था। हाँ, 11 साल, 15 साल, 17 साल मैंने पूरा जीवन 24-24 घंटे संगठन, सेवा, समाज सेवा, थोड़ी-सी जॉब करी, फिर ये करने लगा, फिर ये करने अब बाकी लोग जॉब करने बड़ी-बड़ी जगह चले गए।
तो मैंने उनको वापस बुलाया नहीं, उनसे पैसा भी नहीं माँगा कभी। हुँ। लेकिन इश्यू ये था कि मैं चाहता था कि समाज में कुछ इम्पैक्ट आए। तो पहले हमने बस्ती में इम्पैक्ट डाला, फिर हमने यूथ पे इम्पैक्ट डाला, फिर मुझे लगा पॉलिसी मेकिंग से आ सकता है, तो मैं और ऊपर दिल्ली में जाके पॉलिसी मेकिंग में गया। फिर मुझे लगा सबसे बड़ा इम्पैक्ट राजनीति से आ सकता है। तो राजनीति की जो जर्नी थी वो राजनीति में नेता बनना, विधायक बनना कभी नहीं थी। वो थी कि ये बदलाव जो मैं समाज में चाहता हूँ वो देखिए, कर ताऊ जी सकता हूँ। सांसद हैं, उनको नेता बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है भैया। नहीं ठीक है। नेता नहीं वो मोटिव भी नहीं था, अभी भी नहीं है। मैं हुँ। मतलब मुझसे कई लोग बोलते हैं कि आप नेतागिरी के लिए फिट नहीं हो। आप मतलब नहीं, बोल मैं कहता हूँ जो आप नहीं पॉलिटिक्स सब कहते हैं। आप पॉलिटिक्स में नेता नहीं कहते नहीं हैं कि तुम नेताओं जैसा तुम्हारा बर्ताव नहीं है, ना तुम बैनर होर्डिंग लगाते हो, ना तुम भीड़ में घुसते हो, ना तुम स्टेज पे उनकी तरह धक्का देके चढ़ते हो। तो ये सीखो, ये गुण नहीं है, तुम मैं नेता नहीं बना मैं बनना भी नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में भी आया तो मेरा मोटिव ये था कि मैं आज एक गरीब बस्ती का भला कर पा रहा हूँ। मैं हज़ार का इम्पैक्टफुल हुँ। कर पाऊँगा यदि मैं यहाँ हूँ तो। तो वो पॉलिटिक्स में जाने का एक मोटिव था और दूसरा कोई मोटिव नहीं था बट जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पर्सनली तुम लोग हो तो वो समझते हैं कि ये वैसे नहीं है। लेकिन जो लोग बाद में जुड़े, एंड में जुड़े उनको लगा होगा कि शायद स्वार्थ था। ठीक है, अभी उनको अपने पता चल नज़रिए जाएगा। की बात है। तो भैया थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम हाँ, दिया और स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस। भैया आपके साथ दोबारा भी आपको मिलेंगे।